Assalamu alaikum class. Today's our topic is about gas exchange in birds. अब क्लास बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल नेरीज। एक्सटर्नल नेरीज कहते हैं वो होल्स, नाक के जो सुराख होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो एयर पासेज के अंदर जो है यानी कि नोज़ की जो पासेज होती है, रास्ता होता है जहाँ से हवा गुजरती है, वहाँ पे एंटर होती है वो ओपनिंग। अब एक्सटर्नल नेरीज के आगे इन्होंने कहा है हमारे पास फेरेनिक्स स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास ट्रेचिया से पहले पहले जो एरिया वो फेरेनिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास ट्रेचिया आ जाता है, ये हमारे पास ट्रेचिया, और वो किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंचस के अंदर आगे जाके डिवाइड हो जाता है, जो कि हमारे पास छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, चेम्बर्स बने होते हैं लंग्स के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास ये लंग्स प्रेजेंट है, और इनके लंग्स के साथ जो से हमारे पास एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास एक्सटर्नल नेरीज से एयर एंटर होगी सबसे पहले फेरेनिक्स में, देन वो एंटर होगी ट्रेचिया के अंदर। अब ट्रेचिया के अंदर हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। अब इन्होंने कहा कि जहाँ पे ट्रेचिया हमारे पास फर्दर आगे डिवाइड हो रहा होता है, ब्रोंचाई के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, जो ब्रांचेस होती हैं लंग्स के अंदर उनके अंदर डिवाइड हो रहा होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास वॉइस बॉक्स लगा होता है, सीरिंग्स प्रेजेंट होता है। अब ये जो ट्रेचिया है, वॉइस बॉक्स यानी कि सीरिंग्स है, और जो हमारे पास ब्रोंकाई होती है, ये तीनों क्या करती हैं बर्ड्स के अंदर वोकलाइजेशन का यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने का काम करेंगी। अब क्लास ये जो हमारे पास ब्रोंकाई होती हैं ये हमारे पास कहाँ पे ओपन होंगी, एयर सैक के अंदर ओपन होंगी। ये एयर सैक हमारे पास प्रेजेंट है, एब्डोमिनल एयर सैक इनके अंदर ओपन होती हैं, और एयर सैक ने क्या किया होता है, बॉडी का बहुत सारा एरिया जो सा होता है वो कवर किया होता है। जैसे हम देख सकते हैं इन्होंने बॉडी का बहुत ज़्यादा एब्डोमिन का एरिया कवर किया होता है, यहाँ तक कि ये स्केलेटन की बहुत सारी, स्केलेटन सिस्टम की बहुत सारी बोन्स के अंदर भी एक्सटेंड हुई होती हैं। अब ये जो ब्रोंकाई होती हैं और जो एयर सैक होती हैं दोनों के दोनों किसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं, ये लंग्स के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। अब क्लास बर्ड्स के जो से लंग्स होते हैं वो छोटी छोटी एयर ट्यूब से मिलके बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई बोलते हैं। और पैराब्रोंकाई जो सी होती हैं वो क्या करती हैं, वो फर्दर डिवाइड हुई होती हैं आसपास से एयर कैपिलरीज के, उसके उनके आसपास एयर कैपिलरीज छोटी छोटी प्रेजेंट हुई होती हैं, यानी कि पैराब्रोंकाई जो सी होती है उनके अंदर छोटी छोटी और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एयर कैपिलरीज कहते हैं, क्योंकि वो नालियाँ होती हैं और उनके अंदर से हवा ने गुजरना होता है। अब एयर कैपिलरीज जो सी होती हैं वो 10 मिलीमीटर डायामीटर होती हैं, यानी कि वो अगर वो कितने थिकनेस उनकी कितनी होती है, तो वो 10 मिलीमीटर डायामीटर होता है उनका। अब उन्होंने कहा ये जो एयर कैपिलरीज होती हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ये कैपिलरी बेड यानी कि ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होती हैं ताकि वहाँ से गैस एक्सचेंज कर सकें डिफ्यूजन के ज़रिए। अब क्लास बर्ड्स के मूवमेंट करने का मैकेनिज्म है ड्यूरिंग फ्लाइट एंड जब भी बर्ड्स फ्लाइट करते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उनका जो एयर सैक होता है वो कंप्रेस करता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि वो कंप्रेस करता है, एक्सपेंड कर रहा होता है। जैसे हमारे लंग्स जो हैं कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जिससे हमारी एयर जो सी होती है बॉडी के अंदर जाती है, बाहर निकलती है। अब ये होता किसकी वजह से, दो चीज़ों की वजह से। नंबर वन हमारे पास मसल्स की बात करते हैं दो, और नंबर टू हमारे पास ये आ जाता है। अब इन्होंने कहा है जब स्टर्नम हमारा जो बोन होती है बर्ड्स के अंदर और पोस्टीरियर रिब्स होती हैं, ये दोनों मूवमेंट करते हैं, ये अल्टरनेटिवली मूवमेंट कर रहे होते हैं, कंप्रेस और रिलैक्स करते हैं। अब इनकी मूवमेंट की वजह से, रिब्स की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो थोरेसिस एयर सैक होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस होना, वो भी अल्टरनेटिवली कंप्रेस और एक्सपेंड होना शुरू, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये रीज़न होगी। नंबर टू हमारे पास क्या होता है, कंट्रैक्शन, जब भी फ्लाइट मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो जो हमारे पास बर्ड्स के पास फर्क्यूला होता है, फर्क्यूला क्या होता है, डिस्टॉर्ड हो जाता है। डिस्टॉर्ड का मतलब डिस्टॉर्ड यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। फर्क्यूला हमारे पास होती है उनकी विशबोन। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो डिस्टॉर्ड होती है, रिकॉइल होती है, डिस्टॉर्ड होती है, दोबारा रिकॉइल होती है। अब उन्होंने कहा दो रीजंस की वजह से, नंबर वन एक कंप्रेस्ड और रिलैक्स करने की वजह से, दूसरा बार बार डिस्टॉर्ड और साथ में रिकॉइल होने की वजह से एयर सैक क्या करता है, वो कंप्रेस करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ये बर्ड्स की अब फ्लाइट करने के अंदर हेल्प आउट करता है। और इसके अंदर क्या हो रही होती है, जब भी फ्लाइट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली फ्लाइट के दौरान बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेशन का अमल जो सा होता है वो भी तेज़ हो जाता है।
तो रेस्पिरेशन दो चीज़ों की वजह से होती है। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 स्टर्नम और पोस्टीरियर रिब्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से। नंबर 2 हमारे पास डिस्टॉर्ट और रिकॉइलिंग होने फर्क्यूला के होने की वजह से जो एयर सैक है वो कंप्रेस और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है, बाहर जाती है और रेस्पिरेशन होती है। अब ये तो हमने बाहर का प्रोसेस देख लिया कि एयर एंटर होती है और बाहर किस तरह जाती है। अब हम लोगों ने देखना है कि एयर जब एंटर होती है तो क्या होता है और एयर बाहर तो वो कहाँ कहाँ से मूव करती है, एयर बाहर जाने के लिए कैसे मूवमेंट करती है। अब क्लास ये हमारे पास होते हैं इंस्पायरेशन के 2 स्टेप्स बताए हुए और एक्सपायरेशन के 2 स्टेप्स बताए हुए हैं। इंस्पायरेशन के अंदर उन्होंने क्या लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंचस होता है। ट्रेचिया से जो सा ब्रोंकस से जो सा हमारे पास आता है एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं और लंग्स के अंदर हमारे पास पैराब्रोंकाई होता है। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे ही बर्ड्स सांस लेते हैं ब्रोंकाई से एयर जो है सबसे पहले एंटर होगी एब्डोमिनल सैक के अंदर एंटर होती है और फिर वहाँ से कहाँ पे एंटर अभी बिल्कुल एंटर होगी पैराब्रोंकाई के अंदर। ये साइकिल नंबर 1 होगा। साइकिल नंबर 2 में इंस्पायरेशन के क्या होगा कि ये कम्प्लीटली जो सी है ये ब्रोंकस में से टोटली एम्प्टी हो जाएगी और जो है एब्डोमिनल सैक और पैराब्रोंकाई के अंदर फिलअप हो जाएगी। जब पैराब्रोंकाई के अंदर क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन जो सी है ये क्या करेगी, ब्लड कैपिलरीज को ट्रांसफ़र कर देगी, डिफ्यूज़ कर देगी उनके अंदर और उनके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो अपने अंदर एंटर करवा लेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, यानी कि जब उसने एयर ये वाली बाहर निकालनी है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये सारी की सारी जो सी एयर है इसके अंदर जो सी है वो यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो जाएगी जो कि हमारे नाम इसका नाम होता है थोरेसिस सैक के अंदर एंटर हो जाएगी और बाकी जो सी होगी यहाँ पे ये ऊपर मूव कर जाएगी, यानी कि सारी एयर जो सी है वो यहाँ पे एंटर हो गई है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये एयर ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर मूव आउट कर जाएगी। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है बर्ड्स के दरमियान में और टेट्रापोड्स के दरमियान में। ये वाला पैराग्राफ चाहे तुम लोग इसमें स्किप कर दो क्योंकि टेबल जो है सेम टू सेम ये पैराग्राफ जो है एक लाइन इसकी इस स्टेप की है और अगली लाइन इस वो टेट्रापोड्स की बताई हुई है इन्होंने, तो तुम लोग चाहे ये वाला स्किप कर दो, ये टेबल ही याद कर लेना सिंपल। अब इसमें हम लोग देखते हैं दोनों की रेस्पिरेशन के अंदर बर्ड्स की और टेट्रापोड्स कौन से होते हैं, टेट्रा मीन्स 4, पोड्स मीन लेग्स, जिनकी 4 लेग्स होती हैं, जिनमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स आ जाते हैं। तो इन दोनों की रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब बर्ड्स की मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा खाते हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रही होती है और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ऑटोमेटिकली उन्हें ज़्यादा एनर्जी, ऑक्सीजन का रेट जो सा होता है उन्हें ग्रेटर रेट से ऑक्सीजन चाहिए होती है। ग्रेटर रेट कहते हैं स्पीड को, उन्हें ज़्यादा स्पीड से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होती है। जबकि टेट्रापोड्स जो से होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो सा होता है वो कम होता है बर्ड्स की निस्बत, क्योंकि उनको फ्लाई वगैरह नहीं करना होता, ये रन भी कर रहे होते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स की अभी हम लोगों ने देखा है, यानी कि ये कंप्लीट यहाँ से एंटर हुई है, यहाँ से एंटर हुई है और यहाँ से बाहर निकल गई है, इसको कहते हैं वन वे फ्लो। इन्होंने कहा जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर वन वे फ्लो ऑफ गैस है, यानी कि गैस एक ही रास्ते से सारी फ्लो कर रही है और वेंटिलेशन इसके अंदर बहुत अच्छी हो रही है, यानी कि कोई भी डेड एयर जो सी है वो लंग्स के अंदर बाकी नहीं बची। उन्होंने कहा बाकी वर्टिब्रेट्स के निस्बत बर्ड्स के अंदर डेड एयर बहुत ज़्यादा कम बचती है जब एयर बाहर मूव करती है, जबकि बाकी जो सी वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके अंदर डेड एयर प्रेजेंट रहती है। जबकि बाकियों के अंदर रेस्पिरेटरी साइकिल जो सा होता है वो वन फ्लो नहीं होता बल्कि बैक एंड फोर्थ होता है। सिर्फ बर्ड्स के अंदर पैराब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब के अंदर पैराब्रोंकाई एब्सेंट है। बर्ड्स के अंदर एल्वुलाई एब्सेंट होता है, जबकि हमारे पास जो टेट्रापोड्स होते हैं उनके अंदर एल्वुलाई जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने कहा सिर्फ बर्ड्स के अंदर जो एयर सैक और पैराब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी ऑक्सीजन एक तो अच्छी तरह मिलते हैं उनको, और साथ में जितनी भी डेड एयर होती है वो जब एक्सपायरेशन हो रही होती है, यानी कि एयर बाहर मूव कर रही होती है, वो सारी की सारी डेड एयर यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो बाहर मूव कर जाती है। जबकि लेकिन जो बाकी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर उनके लंग्स के अंदर डेड एयर जो सी होती है वो फिर भी प्रेजेंट रहती है एक्सपायरेशन के बावजूद। अब इन्होंने कहा है कि बर्ड्स के अंदर जो सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है बाकी टेट्रापोड्स की निस्बत। क्यों अच्छा, क्योंकि एक तो मेटाबॉलिक रेट बर्ड्स का हाई होता है, उसको ये सपोर्ट कर देता है, और दूसरा इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन टेंशन जो सी होती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर क्या होती है वो कम होती है। ऑक्सीजन टेंशन हमारे पास किसको कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को,
यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो सा है वो ब्लड के अंदर कितना है, वो भी लो होता है जब वो ऊंचाई के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जबकि जो बाकी होते हैं, बाकी वर्टिब्रेट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थर्मो रेगुलेशन का। थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना। अब उन्होंने कहा है कि बर्ड्स की जो बॉडी, उन्होंने कितना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे हमारा क्लास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बर्ड्स का होता है 38 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर बर्ड्स के लिए जानलेवा साबित होते हैं वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस से लो नहीं होना चाहिए टेम्परेचर जो सा है, यानी कि ज़्यादा सर्दी 32 डिग्री सेल्सियस से लो हो सकता है, और हाई जो सा है वो 47 डिग्री सेल्सियस से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इन दो टेम्परेचर में ये ज़्यादा सर्दी होना शुरू हो जाएगी, इससे लो गया तो इससे ज़्यादा गया हो तो ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि उसको हमेशा इतना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए उसको फिर क्या करना पड़ते हैं। अब वो किस तरह मेंटेन करते हैं अपने थर्मो रेगुलेट किस तरह करता है वो हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, अब क्लास बाकी पूरी बॉडी के ऊपर तो क्योंकि फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको सर्दी नहीं लगती। तो लेकिन सर्दियों के सीज़न में जो उनके जो ये पॉइंट होता है ये टार्सी होता है, और बाकी नीचे उनके फीट प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा है क्योंकि इनके ऊपर जो सा है वो कोई भी ब्लड कैपलरीज भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती, ना ही उनको फेदर्स ने कवर किया होता है। तो ऊपर तो क्योंकि फेदर प्रेजेंट होते हैं तो ऊपर का ब्लड क्या रहता है, वार्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो कोल्ड ब्लडेड, वो कोल्ड होते हैं। तो कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक जो सा है वो कम गिर जाता है। अब ये क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए, ये अपना जो वार्म ब्लड होता है वो नीचे से पास करवाते हैं, और जो कोल्ड ब्लड होता है वो ऊपर पास करता रहता है। इस तरह ये बार बार क्या करते हैं, अपना ब्लड एक्सचेंज करते रहते हैं। इसको कहते हैं काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। क्योंकि ब्लड के अंदर जो वो वार्म ब्लड होता है जब वो नीचे मूव करता है तो हीट नीचे पहुंच जाती है, और जो कोल्ड ब्लड ऊपर मूव करता है वो दोबारा जो है वो वार्म हो जाता है। इससे क्या होता है, विंटर्स के अंदर हीट लॉस नहीं होती कभी। और बहुत सारे रेस्टिंग बर्ड्स जो उनसे होते हैं जो सर्दियों में वो किस तरह अपने आप को सेफ रखते हैं सर्दी से। उन्होंने क्या, वो अपने परों को फ्लफ़ करते हैं। फ्लफ़ का मतलब होता है कभी कभी फैलाते हैं, कभी बंद करते हैं, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली वो कोल्ड वेदर के अंदर कोल्ड वेदर से अपने आप को बचाते हैं। ऑटोमेटिकली परों को बार बार खोलने से, बंद करने से उनके अंदर इंसुलेशन जो सी है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हीट जो सी होती है वो हीट पर एज अ इंसुलेटर काम करने लगते हैं, जिससे हीट जो सी है वो ना बाहर मूव करती है, बॉडी से, परों से बाहर मूव नहीं कर पाती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो उनसी होती हैं हमेशा उनसे क्या होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन जो उनसी होती है वो ट्रांसफ़र होती है, एयर जो उनसी होती है वो मूव कर रही होती है। तो एयर के ज़रिए हीट लॉस भी हो सकता है, यानी कि एयर के ज़रिए जब वो ऑक्सीजन जो उनसी है वो बाहर अंदर मूव करेगी, और जब बाहर मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली जो उनसे वो हीट लॉस होता है। तो उन्होंने कहा है ऐसी जो उनसी होती हैं रेस्पिरेटरी पाथ होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, देयर टंग बिल होती है उनकी चोंच, क्योंकि उसके ऊपर जो उनसे है वो नेरीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनकी चोंच के ऊपर ही नेरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या कर रहे होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं, ऑक्सीजन पास होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने फैदर्स के अंदर अपने बिल को टक यानी कि छुपा लेते हैं, और फिर इस जिससे क्या होता है, हीट लॉस नहीं होती। सर्दियों में ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी की हीट पैदा करने के लिए शिवरिंग भी करते हैं, यानी कि कांपते भी हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब सर्दियों विंटर मंथ में क्या होता है, इनका ये एडिशनल फूड भी ज़्यादा फूड जो से हैं वो इनटेक नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं वो टॉर्पिड में चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इतना ड्रॉप कर जाता है, कूल नाइट्स में इतना ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है कि वो जो है वो विंटर वेदर्स के बिल्कुल इक्वल आ जाता है। अब विपोरविल जो सा एक बर्ड है, उसका टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक ड्रॉप करता है, यानी कि गिरता है वो 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, और पहले उसका बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो कम कर टॉर्पिड में अपना बॉडी टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक कर लेता है। और इसके दौरान उसका रेस्पिरेटरी रेट जो सा होता है, रेस्पिरेटरी स्पीड जो सी होती है, यानी कि सांस लेने की स्पीड होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, मस्कुलर एक्टिविटी यानी कि मसल फ्लाइट के दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब उस हीट को जो है वो क्या करते हैं, डिसिपेट करते हैं, कि इसकी मदद से लॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग, यानी कि वो अपनी जो सी टंग है उसको बाहर निकालते हैं, और टंग के ज़रिए क्या होती है, हीट जो सी होती है वो टंग के ऊपर
इवेपोरेशन होती है जिससे ऑटोमेटिकली जो सी है वो हीट एब्जॉर्ब करके मालिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेट होते हैं सलाइवा के, और इसको कहते हैं पेंटिंग। और इसके ज़रिए क्या होती है, हीट लॉस कर सकते हैं और कूलिंग इफेक्ट आता है। अब गर्मियों में क्या होता है, समर सीजन्स में जो बर्ड्स का माउथ होता है उनका जो फ्लोर होता है वहाँ उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, वेस्कुलर मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन जहाँ पे क्या होती है ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्लफ हो जाती है यानी कि फूल जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे इवेपोरेटिव हीट लॉस होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन के ज़रिए हीट लॉस जो सी होती है वो होना ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होती है बर्ड को कूलिंग इफेक्ट आती है, कूलिंग इफेक्ट आता है गर्मियों में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम। अब जो बर्ड्स का ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम लोग फॉर ब्रेन देख लेते हैं। अब फॉर ब्रेन के हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट्स देखे हैं और उनका फंक्शन देखना है, बस ये 4 पार्ट्स याद रखने हैं तो हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कॉर्पस स्ट्रेटम आ जाता है, ये फर्स्ट पार्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाइनल बॉडी आ जाता है, नेक्स्ट है थर्ड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और नंबर 4 हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक टेक्टम है। अब एक एक करके इनके देखेंगे फंक्शन। जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है मेंशन है लेकिन उसका फंक्शन नहीं है हमारे पास। हम लोग सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, जो हमारे पास आ जाता है कॉर्पस स्ट्रिएटम, वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा रीजन ऑफ ग्रे मैटर। अब ये क्लास रीजन ऑफ ग्रे मैटर होता है, और ये जो सा है ये बहुत ही मेन पार्ट होता है ब्रेन का। ये क्या करता है, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है। नंबर 1 विजुअल लर्निंग, यानी कि देख के जो बर्ड्स क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, वो कंट्रोल करता है। कॉर्टशिप बिहेवियर के अंदर क्या होता है, मेट को अट्रैक्ट करना, एग्स ले करके प्रोटेक्शन वगैरह करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीडिंग कंट्रोल करता है, और नेस्ट बनाना, ये सब जो सा होता है ये पार्ट कंट्रोल करता है, यानी कि कॉर्पस स्ट्रिएटम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक टेक्टम। ऑप्टिक टेक्टम जो सा है वो मिड ब्रेन का रूफ होता है। जो हमारे पास फॉर ब्रेन का रूफ होता है वो हमारे पास होता है पाइनल बॉडी होता है। पाइनल बॉडी जो सी होती है वो फॉर ब्रेन का रूफ होती है, यानी कि रूफ का मतलब होता है यानी कि फॉर ब्रेन के ऊपर बिल्कुल प्रेजेंट है। और ये क्या काम कंट्रोल करती है, ओवरी डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है बर्ड्स के अंदर, और उसके फंक्शन को स्टार्ट करवाती है किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ ओवरी डेवलपमेंट करवाती है, और साथ में दूसरे फंक्शंस को एक्टिवेट करवाती है जो कि लाइट और डार्क पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो सा होता है पाइनियल बॉडी, ये खुद देखती है कि अब लाइट कम हो रही है या अंधेरा हो रहा है, और उसके हिसाब से जो से वो बहुत सारे फंक्शंस एक्टिवेट करवाती है। ऑप्टिक टेक्टम हमारे पास मिड ब्रेन का रूफ होता है, यानी कि उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास ऑप्टिक टेक्टम है और हमारे पास आ जाता है कॉर्पस स्ट्रेटम, ये दो जो से पार्ट होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये सेंसरी फंक्शन जो से है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्लास, अब ये सिर्फ पॉइंट्स याद कर लो, हमारे पास टोटल इसके 4 पार्ट्स है, ये 4 पार्ट्स याद कर लो और ऑटोमेटिकली तुम लोगों का ये टॉपिक जो सा है फॉर ब्रेन कंप्लीट हो जाता है। मिड ब्रेन जो सा है उसके अंदर वो उसका सिर्फ इतना काम है, वो क्या करता है, सेंसरी इनपुट बाय आइस, वो सेंसरी जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि आइस से भी जो आ रहे होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको रिसीव करता है। यानी कि सेंसरी सिग्नल क्या होते हैं, अगर हमारा हाथ जल रहा है तो हमारा हाथ क्या करेगा, तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ब्रेन उसे मैसेज ना दे। तो ब्रेन क्या, हमारा हाथ जो है वो एज अ रिसेप्टर काम करेगा, वो फटाफट सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि हाथ जल रहा है। तो ये जो इसको हम कहते हैं सेंसरी इनपुट कहते हैं, और वो ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन आगे से मैसेज फिर ट्रांसफ़र करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं कि जैसे ब्रेन अब डिटेक्ट करेगा और फ़ौरन मैसेज ट्रांसफ़र करेगा किसके ज़रिए, अफेक्टर तक, कि हाथ अपना पीछे हटा लो, और वो मैसेज को हम क्या किसके ज़रिए आएगा, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए आएगा। तो हमारे पास अब ये मिड ब्रेन के पास सारी की सारी सेंसरी इनपुट मिड ब्रेन के पास जाती है। हाइंड ब्रेन क्या काम करता है, हाइंड ब्रेन के पास 2 इसके पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा। अब इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, ये क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है मोटर एक्टिविटी, यानी कि जो भी हाथ अगर जल रहा है तो ब्रेन क्या करेगा, फ़ौरन ये सेंसरी नर्व मिड ब्रेन तक के पास आएगी। ब्रेन क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि किस तरह की मदद की ज़रूरत है, कि आगे से हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है, और फिर फ़ौरन ब्रेन
मैसेज भेजेगा हाथ तक कि अपना हाथ पीछे हटा लो, कि हाथ पीछे मूव करना है। अब वो मैसेज किसके ज़रिए जाएगा, मोटर के ज़रिए। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है मोटर एक्टिविटीज़ को। और नेक्स्ट हार्ट बीट और जो सी रेस्पिरेटरी रेट है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि सांस लेने की जो स्पीड होती है। नेक्स्ट सिर्फ इतना इतना पॉइंट लिख लो, अपनी वर्डिंग में चाहे लिख लो, बहुत है इसमें। और डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम हमारे पास ये वाली दी हुई है, बहुत ईजी है, चाहे बाहर वाला पोर्शन मत ड्रॉ करो, ये अंदर वाला कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है आइज़। उन्होंने कहा सारे वर्टिब्रेट्स में से सबसे बड़ी जो सी आइज़ होती हैं वो बर्ड्स की होती हैं। कुछ बर्ड्स के अंदर आइज़ जो सी होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स की आइज़ जो सी होती हैं, कौन से बर्ड्स की, बर्ड्स ऑफ प्री यानी कि शिकारी जो बर्ड्स होते हैं उनकी आइज़ जो सी होती है बल्किंग कॉर्निया। उनका जो कॉर्निया होता है वो थोड़ा बल्किंग होता है। बल्किंग का मतलब होता है उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और उनकी आइज़ जो सी होती है वो प्रोट्यूड एंटीरियरली, यानी कि थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। अब उन्होंने कहा आइस जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर डबल फोक्सिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, और वो दो चीज़ों की वजह से प्रेजेंट होता है। नंबर 1, उनके अंदर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कल्वेचर ऑफ लेंस को। अब ये क्लास बर्ड्स बिल्कुल ऐसे ही वर्टिब्रेट्स की आइज़ की तरह की इनकी आई होती है। तो ये हमारे पास इनका कॉर्निया जो सा होता है, जो आगे बिल्कुल प्रेजेंट होता है, वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, जो शिकारी वाले बर्ड्स होते हैं। अब पैड लाइक स्ट्रक्चर जो से होते हैं वो लेंस का कल्वेचर कंट्रोल करते हैं, यानी कि लेंस का मोटापा हम कह सकते हैं। जबकि सिलरी मसल्स जो से होते हैं वो कॉर्निया का जो सा है वो कल्वेचर कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो कभी फैल रहे होते हैं, कभी यूँ कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब इन्होंने कहा रेटिना जो सा है वो दो चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, रॉड्स और कोन्स। जो रॉड्स होते हैं उन्होंने कहा वो क्या करती हैं, एक्टिव इन लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट की जो सी इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत कम होती है तब वो रॉड्स काम करते हैं, जबकि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, शिद्दत ज़्यादा होती है, तो कोन्स काम करते हैं। अब ये यानी कि इतनी लाइट इंटेंसिटी के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतने फोबिया के ऊपर ये लोग जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, फोकस कर सकते हैं। ये फोबिया जो सा वर्ड है ये हमारे पास क्या होता है, इसे कहते हैं फोकल पॉइंट ऑफ रेटिना। ये रेटिना का फोकल पॉइंट होता है। अब क्लास हमारे पास फोकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द रेडिएशन कम फ्रॉम अ सिंगल डायरेक्शन। अब कुछ आइज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो सा है वो यानी कि दो फोविया प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सर्च फोविया, एक को हम क्या कहते हैं, परसूट फोविया। जो हमारे पास सर्च फोविया होता है वो सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट होता है, और जो परसूट होता है वो हमारे पास कहाँ पे, रेटिना के बिल्कुल पोस्टीरियर मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, आई को मोनोकुलर विजन प्रोवाइड करता है, जबकि बाइनोकुलर विजन इस केस में जब फोकल पॉइंट रेटिना के बिल्कुल सेंटर में होगा तो बाइनोकुलर विजन इसमें कम होगी, जबकि मोनोकुलर विजन ज़्यादा होती है। जबकि इस केस में क्या होता है, बाइनोकुलर विजन ज़्यादा होती है और मोनोकुलर विजन जो सी होती है वो कम हो जाती है। अब क्लास मोनोकुलर विजन कौन सी होती है, वो विजन जिसमें बोथ आइज आर यूज्ड सेपरेटली इन एन एनिमल, यानी कि दोनों आइज़ को एक दफ़ा ही नहीं हम दोनों से इमेज ले सकते, बल्कि एक टाइम पे अगर हम लोग एक आई यूज़ करें तो दूसरी से विजन इमेज जो सा है वो फॉर्म नहीं होगा। इसको कहते हैं मोनो मीन वन। जबकि बाइनोकुलर में होता है कि दो डबल विजन जो से होते हैं हमारे पास आ रहे होते हैं। अब बाइनोकुलर विजन के फ़ायदा हमारे पास क्या है कि ये डेप्थ परसेप्शन कर सकते हैं, यानी कि डेप्थ के अंदर जो इसके प्री वगैरह अगर प्रेजेंट होंगे तो ये डेप्थ के अंदर भी देख सकते हैं और उसको कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अब हमारे पास विजन जो सी होती हैं दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं मोनोकुलर और एक को कहते हैं बाइनोकुलर। बाइनोकुलर जो सी होती है मैंने अभी पहले ही बता दिया, आउल के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, बिल्कुल हेड के ऊपर आइज़ प्रेजेंट होंगी और दोनों आइज़ जो सी है वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगी। लेकिन मोनोकुलर भी जो सी होती है ये पिजन के अंदर होती है और हेड के बिल्कुल दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और ये 360 मोनोकुलर विजन जो सी है वो प्रोवाइड करती हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रीडेटर होता है उससे अलर्ट करने में, जो वो साइड्स के ऊपर आइस इस वजह से प्रेजेंट होती हैं पिजन के, कि जब भी अगर वो फीडिंग वगैरह कर रहा होता है, यानी कि ग्राउंड से जब वो ग्रेन्स वगैरह खा रहा होगा पिजन, तो वो इजीली जो सा है अपने प्रीडेटर से अलर्ट हो सकता है, यानी कि उसको देख के फ़ौरन छुप सकता है। नेक्स्ट, और इनके अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो सी होती है वो आई को क्लीन और प्रोटेक्ट रखती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास आ जाता है ऑल्फैक्शन, यानी कि स्मेल। इन्होंने कहा बर्ड्स के अंदर स्मेल वाला ये वाला जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑल्फैक्शन एपिथेलियम
ये पुअरली डेवलप होता है, यानी कि इनके अंदर ऑल्फैक्शन वाले जो एपिथेलियम होता है वो पुअरली डेवलप है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल नेरीज जो सी होती हैं यानी कि वो ओपन कहाँ पे होते हैं, वो एट द बेस ऑफ द बीक, यानी कि जो उनकी चोंच होती है उनकी बेस के ऊपर ओपन होती हैं, जिसके ज़रिए ये थोड़ा बहुत स्मेल कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुर्की वल्चर्स जो से होते हैं उनकी सिर्फ अल्फेक्शन जो सी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ताकि उनका प्री जो सा होता है वो जब यानी कि डेथ वगैरह जब उसकी हो जाती है वो डाई कर जाता है, तो वो दूर से भी उसको स्मेल करके वो वल्चर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईयर की बात करते हैं। उन्होंने कहा इनके ईयर्स जो से होते हैं वो लूज़ होते हैं, लूज़ फेदर्स से कवर हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरेकल्स कहते हैं। और उन्होंने क्या किया होता है, वो ईयर्स की एक्सटर्नल ओपनिंग को टोटली कवर किया होता है। मिडल और इनर ईयर जो से होते हैं वो रेप्टाइल्स, सेम उनका स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स की तरह है। उनके बाद सेंसिटिविटी कितनी होती है, बिल्कुल ह्यूमंस के इक्वल होती है, जैसे ह्यूमंस के आसपास होती है। जैसे ह्यूमंस की 16 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इनकी होती है 100 से 15,000 हर्ट्ज तक होती है बर्ड्स के अंदर।